वन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे आज जो है यूनिट मतलब BG 171 के यूनिट्स 11 को देखेंगे। इससे पहले यूनिट 10 तक चैप्टर 10 तक कवर हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जो भी अभी तक यूनिट 10 तक कंप्लीट नहीं किए हैं उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वे सभी जो है उस प्लेलिस्ट से आप सभी जरूर से जरूर क्लास कर लीजिए और उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो आप सभी जो है उस लिंक से आसानी तरीके से सारे के सारे क्लास कर सकते हैं। ओके, और एक निवेदन है, जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और ताकि जो नेक्स्ट यूनिट जैसे नेक्स्ट क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। चलिए, जैसे कि आज यूनिट 11 में कहा जाता है जाति का अर्थशास्त्र एक आलोचनात्मक विश्लेषण। ये है यूनिट 11 का नाम है। इसमें देखिए, इसमें कहा जा रहा है 3 टॉपिक्स हैं 11.3, 11.4, 11.5। इसमें कहा जाता है अंबेडकर की जाति व्यवस्था की व्याख्या कीजिए, उसके जाति के अर्थशास्त्रीय विश्लेषण, उसके बाद अंबेडकर की आर्थिक विकास की परिकल्पना। ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये अंबेडकर के अनुसार जो है जाति व्यवस्था की व्याख्या ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। इसको उसके बाद आप देखिए ये 11.4 में जाति का अर्थशास्त्रीय विश्लेषण, आपका देखिए ये यूनिट 11 का ही नाम है और जाति का अर्थशास्त्र, तो इससे भी रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। तो फिर तीसरा में आ जाएगा अंबेडकर की आर्थिक विकास की परिकल्पना, इसको भी हम लोग देख लेंगे और ये तीनों को तीनों आज हम इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। चलिए 11.3 में क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है अंबेडकर की जाति व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था की व्याख्या कीजिए, इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था संबंधी विचार और सिद्धांत उनके प्रसिद्ध लेख कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट में व्यक्त किया गया है। देखिए, अंबेडकर जी के अनुसार जो है जाति व्यवस्था के बारे में एक लेख दिया है, एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसमें इसका चीज़ चर्चा किया है जाति व्यवस्था के बारे में, जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि 1916 ईस्वी में ये बुक जो है ना पब्लिश हुआ था, रिलीज हुआ था। इस लेख में उन्होंने सुव्यवस्थित रूप से भारत में जाति की विपत्ति और विकास का विश्लेषण किया है। इस लेख के अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार उन्होंने जो है ना सभी भारत में जितने जाति हैं, जाति के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसके विकास के बारे में विश्लेषण किया है, उसके बारे में चर्चा की है। उसके जाति के मूल अर्थ को परिभाषित करने के लिए उन्होंने निस्फील्ड और रिस्ले जैसे विद्वानों की परिभाषा का विश्लेषण किया था। जाति का जो ना मूल अर्थ परिभाषा हो गया, जाति क्या होता है, इसके बारे में जो यूनिट 2 में हम लोग देखे हैं, यूनिट 2 या 3 में जो है जाति से रिलेटेड है, वो जाति की परिभाषा किस तरह से अलग अलग विद्वानों ने क्या दिया था उसके बारे में हम लोग कवर कर चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 2 या यूनिट 3 में जो जाति की नाम है, जाति चैप्टर है, उसको नहीं देखें वो जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए, ताकि ये जो है ना आज के सेशन जो है समझने में भी आसानी हो जाएगा और इसको देखने के बाद आप आसानी तरीके से समझ जाएंगे, उसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा जा रहा है जाति के मुख्य पहलू पर ध्यान नहीं देने के लिए आलोचित किया है। उन्होंने केतकर की परिभाषा की सराहना की और तर्क दिया कि केवल एक अंदरूनी व्यक्ति की जाति है असली स्वरूप को समझा जा सकता है, समझ सकता है, ऐसी विशेषता है जो केवल जाति व्यवस्था में ही है। ये जो है केतकर एक विद्वान है, थिंकर हैं, उन्होंने जो परिभाषा दिया था जाति के बारे में उसकी सराहना किया, उसका जो ना उन्होंने उसका तारीफ किया है। उसके बाद उसमें कहा जाता है कि उसका जो ना जाति का एक असली स्वरूप उसके समझ में आता है और उसकी विशेषता के बारे में केवल जाति की व्यवस्था में ही पाई जाती है। इसके बारे में अम्बेडकर जी ने केतकर की परिभाषा को कहा है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है अम्बेडकर के विचार से जाति की मुख्य विशेषता अंतर्विवाह है। ये जो है अम्बेडकर जी के अनुसार जो है जाति का मुख्य विशेषता ये अंतर्विवाह जो है, जाति में जो है ना विभाग जो होती है, कोई जाति के अंदर ही शादी होना चाहिए तो बाहर होना चाहिए, इसके जो विशेषता है उनकी राय है कि अंतर्विवाह ही एक मिल सकती है। और अगर हम यह करने में सफल हो जाए कि अंतर्विवाह को कैसे जीवित रखा जाए तो हम व्यवहारिक रूप से जाति व्यवस्था की व्युत्पत्ति एवं संचालन को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि अम्बेडकर के अनुसार ये राय दिए कि जब तक हम लोग अंतर्विवाह को उजागर करेंगे, जीवित रखेंगे, तब तक हम लोग जो ये जाति व्यवस्था की जो उत्पत्ति और संचालन को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए आगे कहा जा रहा है अम्बेडकर के अनुसार जब कोई समूह एक जाति बनाना चाहता है तो उसे अपने सदस्यों को विभोचित सद्भावी प्रदान करना पड़ता है, जिससे कि सदस्य सीमा के बाहर जाकर दूसरे समूह के सदस्यों से विवाह ना कर सके। ये जो अम्बेडकर के अनुसार जब कोई समूह बनता है, समूह जाति का बनता है, उसमें एक नियम बन जाता है, एक सदस्यों का जो ना कि जो भी सदस्य होंगे वो विवाहित होंगे। ऐसा ना हो कि आप कहीं और जाएंगे समूह के रूप में तो वहाँ जो है ना आप शादी कर लें, ये विवाह के रूप में विवाह ना हो। ठीक है, अतः प्रत्येक समूह को संख्यात्मक असमानता से छुटकारा पाने की जरूरत है। इसके अनुसार 4 तरीके दिए जो स्त्री पुरुषों के संख्यात्मक संतुलन बनाया जा सकता है। देखिए, पहला संतुलन है विधवा स्त्री को
पति के साथ जला देना, ये सती प्रथा जो होती है वो जो है ना, जैसे किसी पत्नी का पति जैसे डेथ कर गए तो उसमें साथ जो पति के जलाने के साथ साथ आपका पत्नी को भी जला दिया जाता है, ये सती प्रथा हो गया। उसके बाद विधवा अवस्था की अनिवार्यता सुनिश्चित करना, विधुर के ऊपर ब्रह्मचर्य लागू करना, पुरुष का एक ऐसी कन्या से विवाह करना जिसकी अभी वो विवेचित आयु नहीं है, ये सभी पॉइंट हैं। उसके आगे कहा जाए सती अनिवार्य विधवापन तथा कन्या विवाह ऐसी प्रथा हैं जो जातिगत विवाह में स्त्री व पुरुष के संख्यात्मक संतुलन को बनाए रखने का साधन है और यही साधन जाति व्यवस्था को जीवित रखने में सक्षम रखे हैं। ये सभी जो सती प्रथा हो गया, सती अनिवार्य हो गया, विधवापन हो गया, कन्या विवाह हो गया, मतलब ये जो है छोटी जैसे विधवा की शादी हो गया, उसके बाद बच्चों की शादी, मतलब लड़की जो है ना छोटी छोटी लड़कियों की शादी के ये जातिगत विवाह में स्त्री और पुरुष के संज्ञात्मक रूप को बढ़ावा मिलाने लगा। ठीक है। और आगे कहा जा भारत में जाति के विकास और प्रचार पर चर्चा करते हुए अम्बेडकर कहते हैं कि मनु भारत में सिर्फ एक विधि संहिता के नियामक है, परंतु उन्होंने जाति का कानून नहीं बनाया क्योंकि जाति व्यवस्था मनु से पहले ही चली आ रही है। ये जो है भारत में जाति की विकास जो है, जाति की प्रोग्रेस जो है और प्रचार जो है एक चर्चा के रूप में करते हैं। चर्चा करते हुए जो है अम्बेडकर कहते हैं कि एक मनु जो थी, मनु स्मृति, वो भारत में सिर्फ एक ऐसा ही बात बताई जिसमें कि मतलब जाति के नियामक, जाति के बारे में उन्होंने कानून नहीं बना पाया क्योंकि वो जो है ना जातियों से पहले ही ये चली आ रही थी। ठीक है। और उसके बाद मनु ने केवल जाति व्यवस्था को बरकरार रखा, वो जो है ना जाति को सिर्फ जाति व्यवस्था के बारे में ही बरकरार रखा, जाति व्यवस्था के बारे में ही बताया। एक समय था जब हिंदू समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्गों में बटा था। एक समय था सभी जाति जो अलग अलग रूप से बटे हुए थे। इस प्रकार का सामाजिक अविभाजन काफी अस्वाभाविक है। इस तरह से सामाजिक जो है ना अविभाजन काफी स्वाभाविक रूप से है कि सभी जनजाति अलग अलग होते हैं, परंतु इस सामाजिक विभाजन में सबसे अप्राकृतिक यह है कि वर्गीय समाज ने अपने एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिगमन के विकल्पों को खो दिया और जाति के रूप में अपारदर्शी व्यवस्था को जन्म दिया। इस तरह से जो सामाजिक विभाजन जैसे वो बंटवारा होने लगी तो अप्राकृतिक रूप से जो है ना ये सभी वर्ग जो है ना अपने अपने वर्ग से दूसरे वर्ग में परिकलन करने लगे। कहीं कहीं जो है ना अपने वर्ग, अपने जाति से जो दूसरे वर्ग के रूप में वो संन्यास ले लिए, तो कोई दूसरा वर्ग ज्वाइन कर लिए। इस तरह से होने लगे, इस तरह से व्यवस्था का जन्म होने लगा। जैसे बहुत सारे, जैसे बौद्ध धर्म के आगे उसमें बहुत सारे अपना लिए बौद्ध धर्म को। उसके बाद आगे कहा जा रहा है, यह सवाल यह है कि इन समूहों को अपने दरवाजे बंद करने तथा अंतर्विवाह के लिए विवश किया गया या उन्होंने स्वयं ही यह समझौता किया। यह जो है ये सवाल इसलिए आया कि समूह जैसे अपने दरवाजे बंद कर देते थे, जैसे आपके कोई जाति विवाह में है, जैसे क्षुद्र लोग हैं उसके लिए ये जो है ना ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकता था। इस तरह से जो है विवश होने लगा, आगे चल के समझौता होने लगा। आपकी जाति में जो है ना सारे के सारे दरवाजे बंद हो गए, आप कोई गलत करके आएंगे तो आपके लिए घर में रहने की जगह नहीं है, समाज में रहने की जरूरत नहीं है, जगह नहीं है। पर उसका उत्तर दिया जाता है कि कुछ ने दरवाजे बंद किए तथा कुछ को बंद दरवाजे मिले, यानी कुछ ने दरवाजा तो बंद कर लिया, उसके बाद कुछ दरवाजे को ऑलरेडी पहले से ही बंद मिले। एक वैज्ञानिक विश्लेषण है तथा दूसरा यांत्रिक, किंतु दोनों ही एक दूसरे के परिपूरक हैं तथा जाति व्यवस्था को गठन की संपूर्ण व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण वर्ग ने ही सबसे पहले अपने द्वार बंद करे और अन्य वर्गों के लिए उन्हें स्वयं के लिए बंद पाया। वो जो है ब्राह्मण ने ही सबसे पहले क्या किया, ब्राह्मण में कोई शादी कर लिया, छोटे जाति लोग ब्राह्मण से शादी कर लिया तो वो ब्राह्मण करते थे क्या, पूरे समाज में उसको घर से बेदखल कर देते थे, ब्राह्मण अपना दरवाजा बंद कर लेते थे। उसी को देखते हुए अन्य भी जो है ना ब्राह्मण अगर छोटी जाति से शादी कर लेते थे तो उस तरह से छोटे लोग भी उन्होंने भी दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है। उसके बाद इसमें कहा जाता है हिंदू सामाजिक व्यवस्था 3 परस्पर सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें देखिए पहला है जन्म के आधार पर प्रत्येक जाति के सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक अधिकारों का पुनर्निर्धारण, प्रत्येक जाति में इन अधिकारों को असमान व श्रेणीबद्ध विभाजन। उसके बाद हिंदू सामाजिक व्यवस्था को जीवित रखने के सामाजिक व धार्मिक विचारधारा द्वारा समर्थित सशक्त धार्मिक व आर्थिक बहिष्कार का प्रावधान। ठीक है, ये सभी पॉइंट थे जो 3 परस्पर सिद्धांत आधारित थे। ओके। उसके बाद कहा जाता है जाति व्यवस्था क्रम व उन्नयन के द्वारा नियंत्रित होती है, जहाँ अधिकार व विशेषाधिकार में आरोही क्रम में वृद्धि होती है, अछूत से ब्राह्मण तक वृद्धि होती है। जैसे कि इसमें कहा जाता है जाति व्यवस्था जो होती है वो पहले छोटे से जाति से बड़ा बड़ा होते जाता है, जैसे कि अछूत लोग से धीरे धीरे ब्राह्मण के रूप में वृद्धि होते हैं, अग्रसर होते हैं। ये एक पदानुक्रम में विभाजित प्रणाली है। यह जो है ना पद के रूप में एक विभाजित रूप से प्रणाली है, ये मतलब बंटवारे के रूप में एक प्रणाली है। इस संदर्भ में कोई भी जाति अकेली नहीं रहती है, अपितु यह हमेशा बड़ी संख्या में रहती है। ये भी इस संदर्भ में जो है ना कोई भी जाति अकेले नहीं रहता है, यह अपितु हमेशा से बड़ी बड़ी संख्याओं में रहती है। किसी एक जाति को सिर्फ अलग से नहीं देखा जा सकता, सभी जातियां एक पिरामिड की संरचना में देखी जा सकती है, जहां ब्राह्मण सबसे ऊपर तथा अछूत सबसे नीचे होते हैं। इसलिए जाति को सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है।
जहाँ सभी जातियों का एक दूसरे से और समान रूप में सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अंतर्बंधन है। ये सभी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले जो आपको ऊपर में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण को ही रखा जाता है, अभी भी रखा जाता है। उसके बाद सबसे नीचे में अछूत को रखा जाता है। ये सभी चीज़ें थी जिसमें हम लोग समझ चुके कि अम्बेडकर जी के अनुसार जाति व्यवस्था की व्याख्या करने के बारे में हम लोग समझ के